तो अभी हमारे पास में एक और कॉन्सेप्ट रह गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कि अगर कोई मान लो कंप्लीट बॉडी है और उसमें से कुछ पार्ट को हमने रिमूव किया है, तो जो रिमेनिंग बॉडी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिमेनिंग बॉडी after removing some part from a body। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया उसी के एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ मैं यहाँ। तो देखो कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल दिया है 27। तो यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r has a round disk of radius r/3 cut as shown in figure। The mass of the remaining portion of the disk equals capital M। दिया हुआ है mass of the remaining portion of the disk equals M। Find the moment of inertia of such a disk relative to the axis passing through geometrical center of original disk and perpendicular to the plane of the disk। मतलब ऐसा है कि ये हमारे पास में मान लो डिस्क है, कंप्लीट डिस्क है। इसकी रेडियस आर है और इसका मास जो है वो एम डैश मान लेता हूं मैं, क्योंकि कंप्लीट डिस्क का मास एम नहीं है, जो शेडेड पार्ट है इसका जो दिखा रहा है। तो क्या हुआ यहाँ, यानी ये इन दो से मिलकर बनी है। एक तो हमने ये रिमूव किया हुआ यहाँ से, प्लस ये डिस्क है ना, इनसे मिलकर वो डिस्क बनी। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट चाहिए, इसके अबाउट चाहिए, है ना। तो ये लिख लो पहले, ये बना लो। और ये जो बॉडी है इसका मास एम दिया है और इसका मान लेते हैं एम डबल डैश है। तो यानी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये डिस्क है, यानी ये इक्वल टू क्या हो गया, ये कंप्लीट डिस्क माइनस वो स्मॉल डिस्क। इसका मास एम डैश है, इसका एम डबल डैश है और इसका मास एम है। तो पहले तो हम सरफेस मास डेंसिटी डिफाइन करेंगे, यानी टोटल मास ए डिस्क का एम है और इसका एरिया यानी पाई आर स्क्वायर माइनस पाई r/3 का होल स्क्वायर, यानी सरफेस मास डेंसिटी आ गई हमारे पास में m बाई हो जाएगा 9 या मिलेगा 8 पाई आर स्क्वायर। तो यानी m डैश बता सकता हूँ मैं। तो m डैश कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू 9 m बाई 8 पाई आर स्क्वायर,
यानी 9m/8 और m डबल डैश कितना हो जाएगा, पाई r/3 का होल स्क्वायर 9m/8 पाई r स्क्वायर, यानी कितना आ गया है, m/8 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास में दोनों बॉडीज का भाग। अभी कह रहा है कि इसके अबाउट बताओ, लेकिन ये जो डिस्क है वो तो यहाँ से रिमूव करी ना हम लोगों ने, इस जगह से यहाँ से रिमूव करी। हमें किसके अबाउट चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का, इसके अबाउट चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे, लिख लो इसको पहले। लिख लिया? हाँ सर। नहीं सर। लिख लिया? हाँ सर। अब यहाँ देखो, हमारे पास में हमें इस एक्सिस के अबाउट, जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसके अबाउट अपने को चाहिए, यानी यहाँ से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट। तो इसके तो सेंटर से पास हो रही है, लेकिन इसके लिए तो अपने को क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। तो देखो कैसे लिखेंगे, यानी उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा पहले इस पूरी डिस्क का, तो m डैश r स्क्वायर बाई 2 ना, माइनस उसका करेंगे। तो पहले इसके खुद के अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। कितना होगा, m डबल डैश r/3 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस m डबल डैश, और ये डिस्टेंस देख लो, ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 2r/3, तो यानी 2r/3 का होल स्क्वायर, ये आंसर है। ठीक है, जहाँ m डैश और m डबल डैश की वैल्यू अपने को दिया हुआ है। ये लॉजिक समझ में आया कैसे लिखा मैंने? है ना? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप यहाँ देखिए, ये जो डिस्क है कहाँ है, ये तो यहाँ से रिमूव किया ना हमने, यहाँ से। यस सर। तो हमें तो इस एक्सिस के अबाउट चाहिए ना, यहाँ इस एक्सिस के अबाउट, यानी इस प्लेन के, ये डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस जा रही है ना, हमें इस एक्सिस के अबाउट चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे इसमें, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास में। तो I इक्वल टू हो गया 9m/8 r स्क्वायर बाई 2 माइनस, और ये हो जाएगा m/8 r स्क्वायर बाई 9/2 प्लस m/8 4r स्क्वायर बाई 9। इसको सॉल्व कर लो, वही आंसर होगा। तो क्या करते हैं, यहाँ से m r स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, तो 9/16 माइनस ये कितना हो जाएगा यहाँ
1/2 यानी 1 ये लिख लेता हूँ मैं 16 × 9 माइनस ये कितना होगा 4/8 × 9। सॉल्व करो। लिख लिया? तो लिख रहे हैं। तो यहाँ आप देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, थोड़ा और आपको विजुलाइज कराता हूँ। भाई यहाँ से हमने ये पार्ट रिमूव किया ना, और हम किस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है ना। तो हमने क्या किया, ये शिफ्ट किया ना इसके पैरेलल, क्योंकि ये इक्वल टू क्या है, ये कंप्लीट डिस्क है, माइनस ये डिस्क है। तो हमने यहाँ ये जो डिस्क हमने यहाँ रिमूव किया है, ये इसके अबाउट निकाला, इसके ए डैश एक्सिस के अबाउट, फिर हमने वाई वाई डैश एक्सिस के अबाउट उसको शिफ्ट कर दिया। ये क्या मैंने क्लियर है, ऐसे किया। सॉल्व कर लो, क्या रहा है। मेरे ख्याल से वो आंसर गलत दिया हुआ है, जो इससे आएगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से कर लेंगे। अब जैसे इसी क्वेश्चन को और मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, लिख लिया ना। मान लो अगर ये ऐसा कहता, लिख लिया? हाँ सर, लिख लिया। तो जैसे मान लो यही सेम डिस्क है, सेम ही सिस्टम है पूरा, और इसको यहाँ से रिमूव किया हुआ है। तो आपको एक तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है ना, जो कि इसके सेंटर से भी जा रहा है, इसके सेंटर से भी जा रहा है, और इस एक्सिस के अबाउट भी बताना है। करिए इसको। तो आपको आई एक्स से डैश भी फाइंड करना है, आई वाई वाई डैश भी फाइंड करना है।
इसी वही क्वेश्चन है सेम, है ना। इसकी रेडियस r/3 है, इसकी रेडियस r है। करो। हाँ सेम डिस्क है, वही लेमिना या डिस्क, सेम डिस्क है, वही क्वेश्चन है। पहले वही इस एक्सिस के अबाउट कहा था उसने, अभी इसके प्लेन में जो एक्सिस जा रही है उसके अबाउट पूछ रहा है। हो गया? नहीं, आंसर नहीं मालूम है। देखो कैसे करेंगे, वापस से सेम कॉन्सेप्ट ही है, क्योंकि ये इक्वल टू क्या है, ये कंप्लीट डिस्क है, तो इसका भी यहाँ से माइनस ये डिस्क है ना, तो ये माइनस है हमारे पास यहाँ, तो इसका मास m डैश है, इसका m डबल डैश है, तो आई एक्स डैश इक्वल टू सीधा डायमीटर के अबाउट रहेगा m डैश r²/4 माइनस m डबल डैश
r/3 का होल स्क्वायर बाई 4, और m और m डैश की वैल्यू आपको पता ही है, ये आंसर आना चाहिए। सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, समझ में आया? यस सर। लिख लीजिए इसको। फिर y डैश का भी देख लेते हैं। लिख लिया? हाँ सर, लिख लिया। अब दूसरा है, तो यहाँ देखो आप, आंसर तो पता नहीं, भी देखते हैं। हमें इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो ये जो डिस्क है इसका तो ये डायमीटर ही है, माइनस ये डिस्क, इसका शिफ्ट करना होगा अपने को। पहले इसके अबाउट निकालेंगे यहाँ, इसके सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट, फिर इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई y डैश इक्वल टू, ये तो m डैश r स्क्वायर बाई 4 माइनस उसका होगा m डबल डैश r/3 का होल स्क्वायर बाई 4 प्लस m डबल डैश 2r/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये 2r/3 इक्वल टू d है। तो वो m और m डबल डैश की वैल्यू दे रखी है आपको, वहां से रखो इसमें। तो इस तरह से हम लोग किसी बॉडी को रिमूव करने के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने? सर लिख रहे हैं। अब जैसे एक और है जिसको याद रखिएगा आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो और सॉलिड सिलेंडर। वैसे तो मैंने आपको बताया था उसके अबाउट, इसके उसके एक्सिस के अबाउट तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन अगर मान लो ऐसा है कि अगर मान लो जैसे मैं पहले बात करता हूँ, ये होलो सिलेंडर है, तो उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है लेकिन सेंट्रोमास से पास हो रही है, इसमें दो केस लूंगा मैं। पहला केस होलो सिलेंडर में है ना, कि इसकी जो रेडियस है वो r है और लेंथ l है, ये होलो सिलेंडर है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, क्योंकि सेंटर से जा रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है एक्सिस, यानी इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर, यानी ये इसका एक्सिस है
इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट देखना है, यानी इस एक्सिस के अबाउट। तो ए डैश इक्वल टू होता है दरअसल यहाँ, मान लो अगर इसका मास m है, ये होगा mr² / 2 प्लस ml² / 12। ये कैसे आया ये बाद में बताऊंगा, अभी ये याद रखना है आपको, ठीक है। बी पार्ट, अगर ये इस एक्सिस की बात कर रहा है, जैसे मान लो इस एक्सिस के अबाउट, तो यहाँ हो जाएगा IBB' इक्वल टू mr² / 2 प्लस ml² / 3। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा, लिख लो इसको। कैसे है बाद में देखेंगे। लिख लिया। हाँ सर लिख लिया। दूसरा है सॉलिड सिलेंडर। नेक्स्ट है सॉलिड सिलेंडर, इसका भी दो केस। ये इसका एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर। इसकी जो रेडियस है वो r है, इसकी लेंथ l है और इसका मास m है। तो इसका इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr² / 4 प्लस ml² / 12। और बी पार्ट है
इस एक्सिस के अबाउट। तो ये हो जाएगा आई बी बी डैश इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 3। लिख लीजिए, इसकी भी लेंथ एल है और ये जो रेडियस इसकी वो आर है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट हमारा हो गया है। लिख लिया भाई सबने? लिख लिया सर। हाँ सर। नेक्स्ट है टॉर्क। लिखो। लिख लिया? यस सर। तो दरअसल टॉर्क एक ऐसी एंटिटी है जिसकी वजह से हम लोग जो टैप है उसका मतलब टैप को ओपन कर पाते हैं, गेट जो होता है उसको ओपन कर पाते हैं, ठीक है। लॉक, जैसे लॉक अगर खोलना है तो भी हम लोग उसको यूज करते हैं। नट बोल्ट को अगर खोलना है तो भी टॉर्क की जरूरत पड़ती है। यानी कुल मिला के कहानी ये है कि जब भी कोई भी बॉडी रोटेट करेगी, किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट कोई भी बॉडी जब रोटेट करेगी तो वो जिसकी वजह से रोटेट कर रही है वो है टॉर्क। आई भाषण में जैसे मैं इससे समझाता हूँ। मान लो मैं यहाँ 3 एग्जांपल ले रहा हूँ। ये एक रॉड है, मान लो ये, और इसको हमने यहाँ हिंज किया हुआ है। इस रॉड की लेंथ एल है और मैं फोर्स यहाँ ऐसे अप्लाई कर रहा हूँ। आपको लगता है कि रॉड इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर पाएगी? क्योंकि ये फोर्स क्या कर रहा है, इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। हमें क्या कराना है, या तो इसके अबाउट ऐसे रोटेट करे या ऐसे रोटेट करे, है ना। लेकिन ये दोनों ही नहीं हो पाएगा यहाँ, यानी इसमें तो कोई रोटेशन होगा ही नहीं, तो नो रोटेशन। दूसरा केस में ले रहा हूं यहाँ, है ना, ये बी पार्ट है। अगर मान लो मैं इसको फोर्स ऐसे लगाता हूं, ये लेंथ एल ही है, तो आप ये देखोगे रॉड कैसे रोटेट कर जाएगी। ये रॉड ऐसे रोटेट कर जाएगी, है कि नहीं। ये बात समझ मारी, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रॉड रोटेट कर जाएगी। ये रॉड है, रिजिड रॉड है। तीसरा केस,
तीसरा केस, अगर मान लो मैं फोर्स ऐसे लगाऊं तब भी मालूम है ये बॉडी जो है, यानी ये जो रॉड है रिजिड, ये ऐसे रोटेट कर जाएगी। केस किस, तो कौन रोटेट कराएगा इसको? इसको रोटेट कराएगा, अगर मान लो मैं कहता हूं कि ये एंगल थीटा है, इसका एक कंपोनेंट ये होगा एफ का, एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा। इसमें एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा इसको रोटेट कराएगा क्या? नहीं कराएगा। तो कौन रोटेट कराएगा? एफ साइन थीटा ही रोटेट कराएगा। ठीक है, लिख लो इसको पहले। क्या लिखा? थर्ड डायग्राम तो इस बी केस में भी क्या होगा? रोटेशन टेक्स प्लेस, और यहाँ भी क्या होगा? रोटेशन टेक्स प्लेस। हो गया सर लिख के। तो अब आप यहाँ देखो, अल्टीमेटली कौन रोटेट करा रहा है यहाँ? यानी एफ साइन थीटा रोटेट करा रहा है, इधर एफ रोटेट करा रहा है, यानी टॉर्क जो डिफाइन किया गया है, तो टाउ इसका सिंबल है, इसी को हम बोलते हैं टॉर्क। और ये इक्वल टू हो जाएगा दरअसल एफ इंटू एल। तो ये तो हो गया फॉर केस बी। फॉर केस सी होगा हमारे पास में टाउ इक्वल टू एफ साइन थीटा इंटू एल, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो आप कि हमने फोर्स इधर लगाया एफ, तो इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स ये होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास में एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है।
और ये हो गया हमारे पास में एक्सिस ऑफ, ये क्या है हमारे पास में, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इस केस में क्या है, क्योंकि रॉड वर्टिकल प्लेन में है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर है, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहां से इस पर परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ, ये होगी एल साइन थीटा। कैसे, क्योंकि ये एल है, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ इंटू एल साइन थीटा। ये लिख लो, फिर इसकी डेफिनेशन बताता हूँ क्या लिखना है आपको। और इसी को हम लोग लीवर आर्म भी बोलते हैं। क्योंकि इस केस में कितना है, एल साइन थीटा है। लिख लिया? हाँ सर। यानी हम लोग टॉर्क की डेफिनेशन लिख सकते हैं, फोर्स इनटू लीवर आर्म। जैसे इस वाले में लिखा मैंने, देखो ये क्या है, फोर्स इनटू लीवर आर्म, या और फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन, perpendicular distance of the line of action of the force, line of action of the force perpendicular distance of the line of action of the force from the point or axis of rotation, perpendicular distance of the line of action of the force from the point or axis of rotation about which
टॉर्क इज कैलकुलेटेड। ऐसे ये मेन डेफिनेशन है। लिख लीजिए। सर जिस पॉइंट से रॉड को हिंज करके रखा है उसी के अराउंड टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, बीच से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा जिसके अबाउट घूम रहा उसी के अबाउट करेंगे ना यार, क्या कुछ भी कैसे सोच लेते हो आप लोग। अभी किस पॉइंट के अबाउट बोल रहा हूँ मैं, क्या लिखवाया हूँ अभी तो समझोगे ना आप। देखो यार मैं तो कुछ गड़बड़ नहीं किया, मैं तो देखो किसके अबाउट बोल रहा हूँ। देखो डिस्टेंस कहाँ से ले रहा हूँ एल साइन थीटा में, यहाँ वो से तो हिंज ले रहा से। हूँ ना, यस कहाँ सर। से ले रहा हूँ, यहाँ से ले रहा हूँ ना, देखो है कि नहीं। यस सर। हाँ तो आपके दिमाग में आया कैसे, लिख लिया। यस सर लिख लिया। सर एक मिनट। हाँ सर। अब हमारे पास में ये क्या आया एक्चुअली, लिख लिया। सर अगला वाला पेज कर सकते हो क्या? ये ना। हाँ सर। अब ये हमारे पास में है क्या, ये एफ इंटू एल साइन थीटा है, यानी वेक्टर फॉर्म में अगर हम लोग जाएं तो टाउ वेक्टर इक्वल टू हम लोग लिखेंगे इसको एल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। याद आ रहा है, एल क्रॉस एफ वेक्टर है क्या था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप था। और मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा था। याद आ रहा है, वो इसलिए पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट क्योंकि अब जरूरत पड़ेगी अपने को। मैं मजे के लिए तो कोई चीज पढ़ी नहीं थी, सबकी जरूरत थी आगे चल के। इसको क्या लिखेंगे, एल क्रॉस बी, ठीक है। यस सर। अब यहाँ मैंने एल क्रॉस बी लिखा, अब इसका मतलब क्या देखो, ये हमारे पास में रॉड है, तो ये एफ है। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, एफ वेक्टर है
और ये एक तरह से क्योंकि ये पॉइंट फिक्स है ना, तो इसके रेस्पेक्ट में हमारे पास में देखा जाए तो इस पॉइंट का है ना, वो क्या है, एक तरह से एल वेक्टर है। एल वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, इधर है ना, है ना, है कि नहीं? ये क्या था दरअसल, मतलब ये एल वेक्टर था इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और ये एंगल हमारे पास में थीटा है। तो अल्टीमेटली ये क्या है हमारे पास में, ये एल वेक कैप है ना, एल कैप इस डायरेक्शन में, एल वेक्टर नीचे की तरफ है। तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ, तो यानी इसका क्रॉस प्रोडक्ट किधर की तरफ जा रहा है, एल क्रॉस बी, राइट हैंड थंब रूल से, यानी थंब अपनी तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो किसी को भी विजुलाइज नहीं होगा। एक मिनट आपको दिखाता हूँ। पीयूष आपको तो हो गया, बाकी लोगों का क्या करेंगे फिर? बाकी लोगों को तो भी अभी तक देखिए, वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको। ये लिख लिया ना पहले, तो फिगर बना लिया सबने? हाँ हाँ Yes, सर। sir. यहाँ देखिए, जैसे ये रॉड है ना, अब इस रॉड को मैं फोर्स किधर लगा रहा हूँ, मैं फोर्स इधर इधर लगाया मैंने, ऐसे है ना। तो अल्टीमेटली देखो, अगर इसी रॉड को मैं नीचे की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो ये रॉड रोटेट करेगी क्या? नहीं, बल्कि इधर देखो निकल के बाहर आ जाएगी ये, ऐसे, क्योंकि पहले ऐसे था ना, मान लो। तो अगर रॉड को मैं इधर नीचे की तरफ, यानी इधर की तरफ अगर फोर्स लगाऊंगा क्या होगी, देखो ऐसे यानी पहला केस ये था हमारा। दूसरा केस मैंने ये लिया कि अगर इधर फोर्स लगाएंगे तो देखो रोटेट कर गई, तो फोर्स लगाया मैंने। तो अगर मैं इस एंगल को फोर्स लगा रहा हूँ, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो मैं, सर आवाज नहीं आ रहा। और ये एंगल ए वेक्टर इधर है, ए फैक्टर है, दोनों बीच बीटा है, तो हम लोग ये राइट थंब रूल, तो राइट फिंगर्स किस पे जाएगी, एल वेक्टर की डायरेक्शन में, तो यानी ऐसे रोटेट करना है। ये कार्ल फिंगर क्या कर रही है, एक तरह से इसके सेंस ऑफ रोटेशन को इंडिकेट कर रही है। टॉर्क की डायरेक्शन किधर है, यहाँ ऊपर की तरफ है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर तो होता है क्रॉस बी, जब आप उसके परपेंडिकुलर हमारा यहाँ टॉर्क की डायरेक्शन किधर है, इधर टॉर्क की डायरेक्शन इधर नहीं है, सर आपका वीडियो वो लैग तो हो मैं रहा है। रोटेशन का सेंस दिखा रहा हूँ। सर वीडियो वीडियो पॉज हो वीडियो रहा है। लैग हो रहा है सर।
अभी अभी भी हो रहा है क्या? सर वो नेटवर्क बैंडविड्थ लो दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? कम दिखा रहा है? हाँ सर रेड दिखा रहा है। हाँ थोड़ी प्रॉब्लम, एक मिनट रुको। हाँ अब क्या समझ आ गया? एफ फैक्टर इधर है सर तो अभी राइट हैंड थंब रूल से क्या? हाँ सर आवाज ब्रेक हो रहा था बीच बीच में। हाँ हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया पहले तो? सर आप हाँ सर। अभी रेड सिग्नल नहीं है ना? सर वो No, वीडियो sir. के वक्त आ रहा था। हाँ सर अभी नहीं आ रहा, जब भी वीडियो ऑन रहता है आपका तभी आता नहीं नहीं, वो थोड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है। है। यस सर। भी सर वापस जा रहे हैं। सर आवाज जा रहा है। अभी आ रहा है ना? आ रहा है सर. हाँ सर। अब यहाँ देखो, तो हम बात कर रहे थे टाउ वेक्टर इक्वल टू एल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर या आर क्रॉस एफ वेक्टर, ये भी हम लोग कर सकते हैं। तो मतलब ये कि अगर ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट ओ है और ये मान लेते हैं ये आर वेक्टर है और इस जगह पर मान लो फोर्स इधर कोई एफ हमने लगाया है, तो यहाँ आर क्रॉस एफ, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, आर कैप हो जाएगा, यानी पॉइंट ओ के अबाउट, यानी टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, तो वो क्या लिखेंगे, टाउ ओ वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? यानी पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क ये आ गया। ठीक, अच्छा मान लो
ये तो पहला केस हो गया कि हमारे पास में ओरिजिन के अबाउट मान लो हमने टॉर्क लिया, लेकिन अगर ओरिजिन कहीं और हो, मान लो अगर ऐसा हो कि मान लो ओरिजिन यहाँ है और हमें इस पॉइंट ओ डैश के अबाउट टॉर्क लेना है और हमने फोर्स मान लो यहाँ कहीं लगाया है, तो ये अगर फोर्स हमने यहाँ कहीं लगाया है जो कि ये एफ वेक्टर है ना, ये इसका पोजीशन वेक्टर है, ये मान लेते हैं पी पॉइंट है, और ये इसका पोजीशन वेक्टर है, और ये इसका पोजीशन वेक्टर है ना। मान लो मैं इसको, ये क्या है, ओपी वेक्टर है, इसको मैंने मान लिया कि ये R2 वेक्टर है, और ओ डैश वेक्टर, इसको मैंने मान लिया कि ये R1 वेक्टर है, और ये हमारे पास में R वेक्टर है। ठीक है, ये लिख लो एक मिनट। सर वो बी केस नहीं दिख रहा। क्या हुआ? तो मान लो अपने को ओ डैश के अबाउट टॉर्क निकालना है ना। ये तो हमारे पास में पॉइंट ओ है, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ डैश, तो ओ डैश है तो हमारे पास तो सीधा कॉन्सेप्ट क्या है, टाउ ओ डैश वेक्टर, तो ये तो हो जाएगा सीधा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर ना। लेकिन आर वेक्टर को क्या लिख सकते हो आप यहाँ, क्योंकि ये क्या है हमारे पास में, ये ओरिजिन है, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये हमारे पास में आर वेक्टर आ जाएगा। ठीक है ना, लिख लो इसको। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। यस सर। समझ में आया है वाला पॉइंट? आया सर। यस तो सर। ये ओ डैश वेक्टर है। हो गया? हो गया सर। अब जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ, एक बात और एक चीज और लिखते हैं, टॉक अबाउट एन एक्सिस।
तो टाउ वेक्टर आई के हो जाएगा टाउ एक्स अलोंग द एक्स एक्सिस हो गया है टॉर्क द एक्स एक्सिस टाउ वेक्टर डॉट जे, तो ये हो गया हमारे पास में टाउ वाई टॉर्क अलोंग द वाई एक्सिस टाउ वेक्टर डॉट के कैप टाउ जेड, ये हो जाएगा टॉर्क अलोंग दी जेड एक्सिस। अभी साफ है आवाज? हाँ सर। लिख ले। तो देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ। मान लो कि एक स्क्वायर लेमिना है और ये एक्स वाई प्लेन में रखा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है। ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी है। हम लोग पॉइंट सी पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एफ वेक्टर, और एफ वेक्टर है यहाँ 3i कैप 4j कैप 5k कैप न्यूटन, और इसके ए के कोऑर्डिनेट है 2,0, इसके 2,2, इसके 0,2 और इसके 0,0। हमारे पास में 4 पॉइंट्स हैं यहाँ, पॉइंट ओ, पॉइंट ए, पॉइंट सी, पॉइंट बी। सी के अबाउट टॉर्क क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन तो वहीं से पास हो रही है। तो सी के अबाउट तो हमेशा टॉर्क क्या मिलेगा आपको? 0 ही मिलेगा। ये ऊपर का लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर लिख लिया। हाँ सर लिख लिया। आयुष समझ में आ रहा है? दीप नायक, हाँ? और संस्कार आपको? यस परोले सर। आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब यहाँ हम लोग क्या क्या फाइंड करेंगे देखो। एक तो टाउ सी, टाउ ए, टाउ बी एंड टाउ ओ, ये अपने को फाइंड करना है ना। फोर्स हमने सी पर लगाए रखा है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हो कि टाउ सी वेक्टर तो 0 ही होगा, क्योंकि वो तो उसी पॉइंट से फोर्स जा रहा है, तो आर तो 0 ही हो गया उसके लिए। दूसरा है टाउ ए वेक्टर, तो टाउ ए यानी ए के अबाउट की बात करें, यानी ए के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे यहाँ? ए सी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर ना,
AC वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, ये होगा। ये बात समझ में आई सबको? क्योंकि A के रेस्पेक्ट में चाहिए ना, और C पर हमने फोर्स लगा रखा है, तो R वेक्टर क्या हो गया यहाँ, AC वेक्टर हो गया। अब AC वेक्टर को क्या लिखते हो आप, है ना? तो AC वेक्टर क्या हो गया एक तरह से देखा जाए तो 2j कैप हो गया ने क्रॉस F वेक्टर कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। अब देखो यहाँ j क्रॉस i कैप तो कितना होगा 2 इंटू 3 6, j क्रॉस i कैप क्या होगा माइनस k कैप ना, प्लस j क्रॉस j 0, j क्रॉस k कैप कितना होगा 2 इंटू 5 10, j क्रॉस यानी i कैप, इसका मतलब टाउ a वेक्टर ही आ गया। तो टाउ a वेक्टर इस केस में कितना आ गया माइनस यानी 10 i कैप माइनस 6k कैप, और इसका यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर। क्यों है देखो ना आप, r इंटू एफ क्या ना हमने, डिस्टेंस इंटू फोर्स, क्या फोर्स की यूनिट क्या है न्यूटन, तो न्यूटन इंटू मीटर, ये टॉर्क आ गया इसका। भाई बात समझ में आ गई? हाँ सर। लिख लो इसको। सर यूनिट तो वर्क जैसा ही है, तो जूल्स में नहीं लिखेंगे? हाँ, वह तो दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम ही है, फोर्स वर्क का और इसका टॉर्क का, लेकिन दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ओके सर, समझा। हो गया, लिख लिया? हाँ सर। अब जैसे हमारे पास में टाउ ए वेक्टर आ गया, क्या लिखा आपने, so we need to find torque with respect to the point where force is applied, नहीं? उसके अबाउट कहाँ, जहाँ फोर्स लगा है उसके अबाउट थोड़ी निकाल रहे हैं, पॉइंट ए के अबाउट है ना टाउ ए, मतलब ये क्या हो गया टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, ये हुआ ना। तो पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में, पॉइंट ए क्या हो गया एक तरह से यहाँ ओरिजिन हो गया, तो ए यानी आर वेक्टर क्या लिखोगे इसका, ये आर वेक्टर हुआ ना इसका। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ए ये हो जाएगा। अब जैसे इसी में हम पूछें, ये तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ए आया, अब एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालें तो, है ना, तो एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगा, इसको रफ करते हैं देखो, यानी टाउ ए वेक्टर डॉट आई कैप, तो टाउ ए कितना है, तो 10 आई कैप माइनस 6k कैप डॉट आई कैप। तो आप देखो यहाँ k कैप डॉट आई कैप तो 0 होता है, आई डॉट कैप आई कैप क्या होता है 1, यानी आ गया 10 न्यूटन मीटर। इसका मतलब इस टॉर्क का एक कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस वो 10 न्यूटन मीटर है। उसी तरह टाउ ए वेक्टर डॉट जे कैप कितना हो जाएगा 10 आई कैप माइनस 6k कैप डॉट जे कैप, ये तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब इस टॉर्क का
z के अलोंग कोई कंपोनेंट ही नहीं है, इसका मतलब टाउ y क्या हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट, टाउ a डॉट k कैप तो हो जाएगा 10 i कैप माइनस 6 k कैप डॉट k कैप, तो कितना आ जाएगा, -6 न्यूटन मीटर, यानी ये टाउ z हो गया, यानी z एक्सिस के अलोंग -6, यानी इसका -6 आने का मतलब क्या, और नेगेटिव z एक्सिस की तरफ ऐसा है कंपोनेंट है, ये लिख लो। अब बात करते हैं टॉर्क। अबाउट पॉइंट बी, तो पॉइंट बी, तो इसका मतलब हमारे बी के रिस्पेक्ट में, तो ये इसका आर वेक्टर ये हुआ ना, यानी इसका मतलब टाउ बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में बी सी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर ना। तो बी सी मतलब क्या हुआ, 2 आई कैप क्रॉस 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। तो हमारे पास ये कितना आ गया, देखो यहाँ से 2 आई क्रॉस आई है तो 0 हो गया, तो 2 इंटू 4 8 आई क्रॉस जे के कैप प्लस आई क्रॉस के कैप, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ माइनस, तो -10 जे कैप न्यूटन मीटर, ये हमारे पास में टाउ बी वेक्टर आ गया। बात सुनो आ गई ना भाई? हाँ सर। Yes, sir. उसी तरह अगर मैं इसके अबाउट जाऊं सी के सॉरी पॉइंट ओ के अबाउट, अच्छा इसका वो भी नहीं, वो भी देख सकते हो आप, टाउ बी डॉट आई कैप कितना आ रहा है, ये तो 0 ही आ रहा है, यानी अलोंग द एक्स एक्सिस कोई कंपोनेंट नहीं है इसका, यानी टाउ एक्स क्या है यहाँ 0 है इसका। टाउ बी वेक्टर डॉट जे कैप कितना आ रहा है अल्टीमेटली -10 न्यूटन मीटर, यानी टाउ वाई आ गया। टाउ बी वेक्टर डॉट के कैप कितना आ गया है 8 न्यूटन मीटर, ये टाउ जेड भी आ गया, तो इस तरह से कर लेंगे, ठीक है।
लिख लिया? हाँ सर। चलिए, अब पॉइंट ओके अबाउट भी देख लेते हैं। इस केस में पॉइंट ओके अबाउट टॉर्क क्या होगा? टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, तो यानी टाउ ओ वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ओसी वेक्टर, क्योंकि इसका पोजीशन वेक्टर तो ये वाला हुआ ना, ओसी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो ओसी वेक्टर क्या हो गया यहाँ? 2i कैप प्लस 2j कैप क्रॉस 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। सॉल्व कर लेते हैं। तो i क्रॉस i तो 0 हो गया, i क्रॉस j यानी 8k कैप, i क्रॉस k कैप -10j कैप प्लस 2 क्रॉस i मतलब 2j कैप क्रॉस 3i, तो क्या हो जाएगा? -6k कैप, j क्रॉस j 0, 2j कैप क्रॉस 5k कैप प्लस 10i कैप, यानी टाउ ओ वेक्टर ही आ गया। तो टाउ ओ वेक्टर इक्वल टू आ गया हमारे पास में 10i कैप -10j कैप प्लस 2k कैप न्यूटन मीटर। तो ये हमारे पास में टॉर्क आ गया पॉइंट ओ के अबाउट। मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होगा अब तो। हो गया सर, लिख दो। अब जैसे इसी में जाओ आप, क्वेश्चन है हमारे पास में जैसे 29, एग्जाम्पल 29। पार्टिकल ऑफ मास m इज रिलीज इन वर्टिकल प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट P, है ना। तो यहाँ इसने कहा कि पॉइंट P से, तो ये x एक्सिस बता रहा है और ये पॉइंट O है और ये y एक्सिस बता रहा है, नीचे की तरफ पॉजिटिव y एक्सिस ले रहा है। एक पॉइंट यहाँ है P, वहां से एक पार्टिकल को रिलीज कर रहा है, तो पार्टिकल नीचे की तरफ जाएगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है। ये जो डिस्टेंस यहाँ से दिया ये x0 है। तो particle of mass m is released in a vertical plane from point P at x equal to x0 on the axis. It falls vertically along the y-axis. Find the torque acting on the particle at time t about origin बताना है। तो आप देख रहे हो इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ है, किसी टाइम t बाद ये यहाँ कहीं होगा, इसकी वेलोसिटी भी होगी और डाउनवर्ड mg तो लगी रहा होगा, डाउनवर्ड यहाँ mg लगी रहा होगा। इसका r वेक्टर तो ये हो गया ना, तो ये किसी टाइम t की बात कर रहा है क्योंकि t इक्वल टू 0 पे पहले यहाँ था, तो यानी हम और mg नीचे की तरफ है, तो फोर्स क्या हो गया इसके ऊपर? तो फोर्स हो गया mg इंटू जे कैप और आर वेक्टर क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कितना चला, मान लो वाई चला है, तो क्या लिखेंगे? वाई जे कैप, है ना, ये लिखेंगे। तो हमारे पास आर वेक्टर कितना हो जाएगा यहाँ, तो आप देखो, सॉरी, आर वेक्टर हो जाएगा वाई जे कैप प्लस x0 i कैप, होगा कि नहीं होगा?
भाई ये इसका है ना, यहाँ इधर की तरफ, तो आर वेक्टर ही लिख सकते हैं, है ना। यस सर। एफ वेक्टर इक्वल टू एम जी जे कैप, आर वेक्टर इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर आ गया। हाँ सर। अब यहाँ देखो आप, इसको ऊपर को इसको रिमूव करता हूँ मैं। तो यहाँ हमारे पास में इस पॉइंट टी की बात कर रहा है, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ वेक्टर, यानी इसके अबाउट क्या लिखेंगे, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर वेक्टर कितना है, एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई जे कैप क्रॉस, और ये एम जी जे कैप। आप देखो आई क्रॉस जे क्या हो रहा है, के कैप, यानी आ गया एम जी एक्स नॉट इन टू के कैप। जे क्रॉस जे क्रॉस जे क्रॉस जे क्रॉस जे कैप क्या हो रहा है, 0, यानी ये आ गया हमारे पास में टाउ ओ वेक्टर। आगे बात सुन में, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, ये मैग्नीट्यूड कितना आ गया देखो इसका, यानी टाउ ओ वेक्टर। देखो के कैप का मतलब क्या हुआ अब यहाँ, इसका मतलब इस केस में के कैप किधर है, इसका अंदर की तरफ होगा के कैप, यानी ये जो टॉर्क की डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ है। के कैप तो ये मतलब हुआ ना कि अंदर की तरफ है, तो मैग्नीट्यूड में कितना आ गया देखो, टाउ ओ वेक्टर इक्वल टू आ गया एम जी एक्स नॉट। अब इसको आप ऐसे भी तो कर सकते थे, इसका अल्टरनेट देखो आप, कि इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है कि नहीं, एम जी की लाइन ऑफ एक्शन ये, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो हुई, तो सीधा टॉर्क कितना आ गया पॉइंट ओ के अबाउट, एम जी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू एक्स नॉट। क्लियर है ना, आप ऐसे भी कर लो, ऐसे भी कर सकते हो, या ऐसे भी कर लो। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। यस सर। तो लिख लो इसको। अब आप ये करो, एग्जाम्पल 30 और 31। अच्छा, यहाँ 31 में जो फोर्स है ना, वहाँ ऊपर नहीं दिया हुआ, लेकिन वो फोर्स यहाँ सॉल्यूशन में दिया हुआ है, कितना है 31, देखो एग्जाम्पल 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप दिया हुआ है। तो 30 और 31 दोनों क्वेश्चन करो आप। एग्जाम्पल 30 और 31 और 32।
हो गया? वन वाले करें। एग्जाम्पल 31 सॉल्व करूं। फाइंड द टॉर्क अबाउट पॉइंट O एंड A। यहाँ फोर्स, इसमें दरअसल जो फोर्स है ना, ये फोर्स है, ये 5√3 I कैप प्लस 5J कैप न्यूटन फोर्स है। यहाँ कहाँ है? यहाँ है। करते हैं अभी, पहले कर लेते हैं। तो ये जो फोर्स है, यानी इस डायरेक्शन में ऐसे लगा हुआ है, ये एंगल 30 डिग्री है। वैसे तो फोर्स हमारे पास में है, हमें पॉइंट A के अबाउट चाहिए। तो पॉइंट A के अबाउट चाहिए, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर तो ये हो गया ना, यानी ये पॉइंट हमारे पास में है, ये पॉइंट O है, ये B पॉइंट मान लेते हैं। तो टॉर्क अबाउट A इक्वल टू हो जाएगा AB वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। AB वेक्टर क्या है? 1J कैप क्रॉस 5√3I कैप प्लस 5J कैप। तो I क्रॉस J क्रॉस I यानी -5√3K कैप, और J क्रॉस J ये तो 0 हो गया, यानी टाउ A वेक्टर ही आ गया न्यूटन मीटर में। ठीक है। अब है हमारे पास में टाउ O, मतलब O के अबाउट की बात करेंगे तो ये पोजीशन वेक्टर हुआ ना इसका, यानी ये हमारे पास में VB। तो टाउ O वेक्टर हो जाएगा OB वेक्टर क्रॉस F वेक्टर ना, और OB क्या है? I कैप प्लस J कैप क्रॉस 5√3I कैप प्लस 5J कैप। तो I क्रॉस I 0, I क्रॉस J यानी 5K कैप, J क्रॉस I
5√3 के कैप और जे क्रॉस जे, ये तो 0 हो गया, यानी ये आंसर आ गया हमारे पास में। तो न्यूटन मीटर, बात समझ में आ गई? यस सर, आ गया समझ में। लिख लो इसको, ये 30 भी बताता हूँ मैं आपको। लिख लिया? हाँ सर, लिख लिया। नेक्स्ट है हमारे पास में एग्जाम्पल 30। तो ये हमारे पास में P और ये Q और ये V0 है, ये एंगल थीटा है। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, इसका वेलोसिटी तो V0 cos थीटा हो रहेगा, लेकिन डाउनवर्ड इसको mg लग रहा होगा ना यहाँ। तो आप देखो कि इसकी लाइन ऑफ एक्शन देखो किधर है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन इधर है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहाँ से, ये r/2 हो जाएगी ना, क्योंकि टोटल डिस्टेंस क्या होती है, ये r होती है रेंज, और रेंज कितना होता है V0 का होल स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी ना। तो आप देखो इसको डायरेक्ट लिख दो आप, इसके आप देखो कि ये कैसे रोटेट कराना चाहेगा, यानी ऐसे। तो राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यानी पॉइंट पी के अबाउट जो टॉर्क है वो दरअसल आ जाएगा mg इंटू r/2 माइनस के कैप, ये आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि mg/2 और r V0 का होल स्क्वायर 2 थीटा बाई जी इंटू माइनस के कैप, ये सीधा आंसर आ गया। और मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा उसमें क्या, और वेक्टर में ये आ गया। समझ में आया कॉन्सेप्ट? यानी यहाँ जो टॉर्क है दरअसल वो अंदर की तरफ है, z नेगेटिव z एक्सिस में है वो, ठीक है ना? मैं बात समझ में आ रही है? हाँ सर। सर तो 32 करिएगा आप। हाँ अभी टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा मैं। यस सर। अरे वाह, गुड। गुड, अच्छा। चलो अच्छा, चलिए तो फिर ओके, बाय बाय, करेंगे, ठीक है? बाय सर। चलो ओके, बाय बाय।